कहीं पे एक पॉइंट पे कोई आता ही नहीं है, सब कहते हैं कि हमें ज़्यादा पता है। और जब ये पॉइंट आ जाए कि मैं सब जानता हूँ और आप नहीं जानते, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आजकल चल रहा है। ये आर्ट आप लोगों को आना चाहिए कि मेरी बात कन्वे कैसे हो जाए। आपको पता भी नहीं होता, आप बैठे गपशप कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें सुन रहे हैं, यू हैव नो आइडिया। फिर वो कहते हैं जी मेरा बच्चा तो ऐसे पता नहीं कहाँ से बातें सीख कर आ जाता है, यू हैव नो आइडिया कि जो आप ही को सुन रहा था। अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन में मैं कंप्रोमाइज कर सकती हूँ तो डू दैट ऑल्सो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इज्जत पे। हो सकता है आपकी इज्जत बढ़ी जाए जब आप किसी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। सो आज हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये हमें बेसिकली हमें ये चीज़ें पता होती हैं, वी नो कि हमने इसके कैसे सोल्यूशंस निकालने हैं, बट आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप किसी डिपार्टमेंट या किसी जगह के हेड हैं, वहाँ पर आपके सामने क्या हालात हैं, कैसे लोग हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेसिकली टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट वाइसली। बात भी रह जाए, इज्जत भी रह जाए, रिस्पेक्टफुली सारे काम भी हो जाएं और सॉल्यूशंस में निकल आए। सो आज हम डिफरेंट वेज भी देखेंगे कि किस तरह हम इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पर कितने लोग वर्किंग हैं जो किसी ना किसी जगह पे काम कर रहे हैं? ओके, बाकी हाउसवाइफ्स हैं और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? ठीक हो गया। ये इसलिए कि हम इसको जर्नली डिस्कस करेंगे। आप इसको अपने सिचुएशन के लिहाज से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन, अगर मेरे सामने सिचुएशन आ जाती है तो इसको मैंने कैसे मैनेज करना है। तो इसको आप अपने लिहाज से हम जनरलाइज करेंगे कि हाउसवाइफ हैं तो घर में भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं। पहले तो ये ज़माना था कि एक बड़ा सरबराह घर का होता था, ख़ानदान का, और वहाँ पे उनके सामने लोग चले जाते थे कि जी आप फैसला करें। अब वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारी फैमिली में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं, और सम टाइम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो हम उनको कॉल करते हैं कि प्लीज़ आप आ जाओ और इस सिचुएशन को ज़रा सा संभाल लो। और ये उस वक्त होता है जब बात आपके हाथ से निकल जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेज करना हर एक को आना चाहिए। क्यों हम किसी पे डिपेंड करें? हमें भी मसलों का हल, बहस का, लड़ाई झगड़े का हल आना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस आने चाहिए। सो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। ऑलरेडी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये कोई ख़ास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स जस्ट अ सिंपल स्किल एंड टेक्निक विच यू हैव टू यूज़, ताकि वो जो एक लेवल है, जो एक बहस जहाँ पे शुरू होना शुरू, क्योंकि आजकल तो कॉन्फ्लिक्ट्स हाल ही एक नहीं रहा, पॉलिटिकल भी आ गए हैं, रिलीजियस भी आ गए हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर भी हो रहे हैं। कहीं पे एक पॉइंट पे कोई आता ही नहीं है, सब कहते हैं कि हमें ज़्यादा पता है, सिर्फ मुझे को सुनो, शायद इसको नहीं पता। और जब ये पॉइंट आ जाए कि मैं सब जानता हूँ और आप नहीं जानते, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, वहीं से बहस स्टार्ट हो जाती है। और वो बहस कहाँ लीड करती है? किसी न किसी झगड़े में, और इसी तरह से रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ख़ानदान दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोसेस, टूल और स्किल टू फाइंड क्रिएटिव एंड रिस्पेक्टफुल वे टू मैनेज डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ का जिक्र कर दिया। अब होता क्या है कि इसके लिए बेसिकली 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पेशेंस। जिनमें पेशेंस नहीं होता ना, काम वहीं से ख़राबी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ लर्न करनी है वो ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। किसी भी चीज़ में, जहाँ पे आजकल हमारे यहाँ पे माहौल ऐसा हो गया, एक तो गर्मी है, वक्त आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, प्रेशर है, हमारा पेशेंस लेवल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम किसी को क्या मैनेज करेंगे, किसी के झगड़े को कैसे सॉल्व करेंगे जब आप हमारे अंदर खुद ही पेशेंस ना हो। उसके बाद यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बात करना आना चाहिए। जब आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेसिकली यही है, मैनेज करना उस चीज़ को। आप अपने घर में देख रहे हैं, अपने ऑफिस में देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके कोलीग्स में कोई चीज़ ठीक नहीं जा रही, तो आप उनके साथ बातचीत करें, बीच का सलूशन लेकर आएँ। उसके बाद आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। हम सुनने के आदी नहीं हैं, वी आर नॉट गुड लिसनर्स। हम आधी बात को ही लेके भाग जाते हैं। हम बीच में बात अगले की ख़त्म भी नहीं होती और हम अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए ताकि दोनों पार्टीज़ की बात सुने और बीच का सलूशन निकालें।
अगर आप किसी का एक झगड़ा सुलझा रहे हैं, अगर आप एक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें, तो आप इनकी बात भी सुने, इनकी बात भी सुने, और फिर जो उसका रिजल्ट है उस चीज़ को निकालें, ठीक है। और एंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उस चीज़ को अकोमोडेट करें। आप कोशिश करें कि जो दोनों पार्टीज़ हैं जिनके साथ आप, या तो आप उनके सॉल्यूशंस ठीक करें या प्रॉब्लम्स को ठीक करें, या आप खुद उस अपनी जगह पे हैं तो आप उसको अकोमोडेट करें, उस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आपने जीतना ही है, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आपने आर्ग्यूमेंट्स में विन ही करना है। सम टाइम हम उस चीज़ को हार के जीत जाते हैं, सम टाइम हम खामोश होकर उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसमें से सबसे पहले अपनी ईगो को निकाल दें कि अगर मैं पीछे हटा तो लोग क्या कहेंगे कि मैं डर गया, मैं खामोश हो गया। ये ईगो भी तो आ जाती है ना हमारे बीच में कि मैं क्यों पीछे हूँ। लेकिन खामोशी जो होती है, साइलेंस, वो एक सबसे बड़ा टूल होती है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खामोशी भी डिफरेंट सिचुएशन में आ जाती है। जहाँ पे आप खामोश हो जाते हैं वहाँ पे आप क्या होता है, गलतफहमी आ जाती। आप अगले को नहीं बताएंगे, जब तक आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तो अगला तो ये सोचता रहेगा कि इसने तो ये चीज़ की। खामोशी आप ये देखें कि कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ गई कि आप खामोश हो जाएं। लेकिन अगर आप बेको कॉन्फ्लिक्ट्स अगर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जी, एंड तो यही है कि आप खामोश हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी के लिए सोचा है कि आई एम डूइंग बेस्ट फॉर हिम और हर, और आई एम ट्राइंग कि वो लेवल जो है उसका और इज्जत रिस्पेक्ट उसकी बरकरार बिल्कुल। रहे, और हर तरह से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो चाहे हमारे सबऑर्डिनेट में से हो। सपोज अगर मैं प्रिंसिपल हूँ या मैं कोई अंडर मेरी कुछ टीम काम कर रही है, तो उसमें से कुछ लोगों को मैं बहुत प्रायर, आपने कहा ना कि कुछ लोग आपके साथ ज़्यादा लिंक होते हैं, जब वो आप समझ रहे होते हैं कि ये ऑनेस्ट है और आप बिल्कुल ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप उसको हर तरह से फैसिलिटेट करें, आप सेटिस्फाइड हैं कि यू आर डूइंग वेल, कि आप उसको हर एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं, आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं हर तरह से, बिल्कुल ठीक है। डिस्पाइट अगर वो कहीं पे अपना रंग दिखाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखें, जिस पोजीशन पे आप हैं, जैसे आप प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल की खामोशी जो है समटाइम नुकसानदेह हो जाती है। वहाँ पे बेस्ट थिंग होती है आप कम्युनिकेट करें, आप सुने कि मसला कहाँ पर आ रहा है। और ये एक प्रिंसिपल के लिए, जैसे आई एम ए प्रिंसिपल, मैं अगर ये नहीं देखूँगी कि क्या मेरे जो टीम है उसके बीच में क्या चल रहा है, हो सकता है मुझे नज़र ना आ रहा हो लेकिन उनमें ग्रुपिंग हो गई है, लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। सम टाइम कुछ लोग आपको आके बताना शुरू कर देते कि अच्छा जी वो बच्चा ऐसे, वो टीचर ऐसे कर रही है, दूसरी तरफ से मुझे कुछ ये आपके ऊपर है कि आपने न्यूट्रल रह के आपने उस वक्त आप खामोशी से पहले लोगों को जज करें कि ठीक है ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, फिर आप देखेंगे अब मुझे बोलने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म की जो खामोशी है सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ चली जाती है। और ये एक स्टाइल है, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के मैनेजमेंट हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कोई एक स्टाइल का नहीं है, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मैंने कौन सी स्ट्रेटजी लेकर आनी। क्योंकि आमतौर पे हमें एक ही लगता है कि जी बात कर लो, डांट दिया, झगड़ा ख़त्म, अच्छा जी छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप ये देखें कि इस वक्त सिचुएशन क्या जा रही है। उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये बिफोर कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले आप ये देखें कि रिकग्नाइज द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको लग रहा है कि अब कुछ माहौल ख़राब होने वाला है और आप चाहते हैं कि उस चीज़ को आप सॉल्व करें पहले, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि मेरा बीच में एंटर होना ठीक भी है कि नहीं। जो ये माहौल चल रहा है, अगर मैं इसमें अपनी कोई कंट्रीब्यूशन करता हूँ तो वो पॉजिटिव वे में जाएगा या वो नेगेटिव वे में जाएगा। फिर हमारे पास 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है जो मैं आपको आगे दिखाने लगी हूँ कि वो कौन से हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा सी कॉन्फ्लिक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। सम टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये आपके लिए आगे चेंज भी लेकर आ जाता है। सम टाइम वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहस है, वो बातचीत है, वो इस नतीजे पे जाती है जिसमें आपको लगता है कि अच्छा ही हुआ, ये डिस्कशन हो गई, ठीक है, उसमें सब ने अपनी अपनी राय दी। आप कहते नहीं जी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आप कहते नहीं चीज़ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन इन द एंड अगर वो एक अच्छे पॉजिटिव वे में आती है तो आई गेस वो एक अच्छा चेंज भी लेकर आ सकती है। सो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट बी वेयर ऑफ द परसेप्शंस एंड एटीट्यूड। अगले का क्या परसेप्शन है, जब आपकी डिस्कशन चल रही है, मैं हूँ बीच में, मैं ये देख रही हूँ, साथ में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस वक्त मुझे लोगों का एटीट्यूड किस तरह का जा रहा है,
ठीक है, कौन किस तरफ अपनी बात को लेकर जा रहा है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। मैनेज इमोशंस, सबसे पहले तो आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना है, आपने इमोशंस का कंट्रोल। समटाइम जो सुलह करवा रहा होता है वही लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी भी बर्दाश्त कहीं पे ख़त्म हो जाती है, वो किसी एक साइड को फेवर करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप वो तीसरा बंदा है जो इस मामले को सुलझा रहे हैं, तो फिर आपको अपने भी जो है ना इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपके हाथ से आपका पेशेंस ना चला जाए, उसको आपने कंट्रोल में रखना है। यूज़ एक्टिव लिसनिंग, असर्टिव स्पीकिंग, गौर से सुने। एंड असर्टिव स्पीकिंग मीन कि आप उस चीज़ को पार्टिसिपेट करें फुल जज्बे के साथ, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ठीक है, अच्छा तुम भी ठीक हो, ठीक है, हाँ वो भी ठीक कह रहे हैं, ये असर्टिव स्पीकिंग नहीं है। आप भी एक दलाइल दें साथ में कि ठीक है, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, आप कह रहे हो ये भी ठीक है, हम इसको ऐसे भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्टेप टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हम शुरू में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको सबसे पहले एक अच्छी कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है, मैंने अपना मैसेज अगले तक पहुँचाना कैसे। अच्छा लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर अ बेस्ट पर्सन, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिसनर्स बड़े कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि समटाइम लोग अपनी परेशानियाँ जब आपके पास लेके आते हैं तो वो सॉल्यूशंस नहीं मांग रहे होते, समटाइम वो सिर्फ एक अपना बोझ हल्का कर रहे होते हैं, आपसे शेयर कर रहे होते हैं। तो उस वक्त आपको यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। लेकिन जहाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है उसमें एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आपने उनको भी प्रॉपर्ली सुना और आपने उनको भी प्रॉपर्ली सुना, एंड इन द एंड जो भी रिजल्ट होगा उसको आपने फिर सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना है। सो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट। रिव्यू ऑप्शंस, टॉक ओवर द ऑप्शंस, लुकिंग फॉर द सोल्यूशन एंड बेनिफिट एवरीवन। आप किसी एक को सपोर्ट ना करें, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं मैनेजमेंट का कि आप क्या मैनेज करें, फिर आप करने क्या है वहाँ पे। अगर आपने एक ही पार्टी को सपोर्ट करना है तो फिर फ़ायदा क्या है। आप उसमें ऐसे डिस्कस करें कि सब लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, ठीक है। एंड विद अ विन विन सोल्यूशन, इट्स मीन दैट दिस इज द अल्टीमेट गोल टू एग्री ऑन एन ऑप्शन दैट बेनिफिट्स बोथ साइड्स टू सम एक्सटेंट। मतलब कि ऐसे जब सब उठें तो सब आपस में कहते हैं ना राजीबाजी में, ठीक है चलो यार तुम ठीक कह रहे हो, शेक हैंड्स कर लेते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पर आकर अग्री हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि दोनों को बेनिफिट्स आ गए, दोनों को फ़ायदा हो गया उसमें कहीं पे। अदरवाइज होता ये है कि एक पार्टी उठ के चली जाएगी और दूसरी बैठी रहेगी, नो सोल्यूशन, नो एग्रीमेंट्स। ये अगर आप अपने ज़रा रिकॉल करें, ऐसे आपकी लाइफ में बहुत से आए होंगे इवेंट्स जहाँ पे या तो आपने अगलों को बहस करते हुए देखा होगा या आप खुद सिचुएशन में होंगे। ज़रा आप रिकॉल करें कि उसका एंड कहाँ पे हुआ, क्या वो सॉल्यूशन, वो मसला रिजॉल्व हो गया था, कितने लोगों ने आकर उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया और कितने लोगों ने उसको नेगेटिवली लेकर गए। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी याद आएंगी, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बड़ा पॉजिटिव प्ले करते हैं। सो ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा। अब उन सिचुएशन को हम ये देखते हैं, जैसे मैंने एक स्टाइल की बात की, आपने कहा कि ऐसे मौके पे खामोश हो जाना चाहिए। हम ये देखते हैं क्या स्टाइल्स होते हैं कि जहाँ पे हमें किस तरह का सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए। आपने ये टू पार्टीज की बात की, वन पार्टी सेकंड, आपने ये टू पार्टीज की बात की। जब आपके साथ किसी की कॉन्फ्लिक्शन होती है उसमें भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। देखें, आपने देखना है कि आपकी पोजीशन क्या है उस वक्त। आप आर्ग्यू अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ कर रहे हैं या अपने किसी जूनियर के साथ कर रहे हैं। उस वक्त आप किस पोजीशन पे हैं वहाँ पे, उस लिहाज से आप चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। अब मैं जैसे टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे लग रहा है कि मेरी क्लासरूम में ये चीज़ें हो जानी चाहिए, या एक वर्कर हैं अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं इस तरीके को ज़्यादा, अपने बॉस के पास जाते हैं, आप उनके सामने बहुत सी चीज़ें रखते हैं कि सर आई वांट दिस थिंग। आप ये कहना चाह रही हैं कि सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो जोन्स को स्पेसिफाई करना। एग्जैक्टली, व्हाट वुड बी द सोशल जोन, व्हाट वुड बी द पर्सनल एंड व्हाट वुड बी द इंटीमेट। एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल, आप अगर खुद हैं उस जगह पर तो यू नीड टू सी कि आपके पास नेक्स्ट पर्सन कौन है। मैंने इसके सामने लाउड वॉइस में बात करनी है, अपना
अपनी साइड का परसेप्शन बयान करने के लिए, या मैंने इससे लो वॉइस में बात करके अपनी चीज़ को बताना है, क्योंकि अगर आप बॉस से बात करें तो उससे आप ऊंची आवाज़ में तो बात नहीं करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आपकी इम्प्लीमेंट हो जाए ये चीज़, आपको कोई चीज़ बेहतर लग रही है, आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करा लूँ, और वो कहते हैं कि नहीं, जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो जाकर, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, क्या करेंगे वहाँ पर? आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, आप उनके बेनिफिट्स बताएंगे कि क्योंकि क्लासरूम में मैं होती हूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि ये चीज़ बच्चों के साथ कौन सी अच्छी रहेगी, ठीक है। जब आप कन्विंसिंग वे में किसी से बात करते हैं, फ्लेक्सिबल वे में, ठीक है, आप ये कहते हैं कि ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली, वो है कौन, उसके लेवल पे जाके यस, वेरी नाइस, बिल्कुल यही बात है कि जहाँ पे सिर्फ आप और मैं हूँ या दो लोग हैं सिर्फ, वहाँ पे आपने अपनी पोजीशन देखनी है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, और उसके जो आपके यूज़ ऑफ वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो कैसी होनी चाहिए। बाज़ लोग बड़ी बदतमीज़ी में बात करते हैं, हालांकि वो सही बात कर रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से सही, लेकिन उनका जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, वो इतने ठीक नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज इतनी इनकी ख़राब होती है कि अगले को वैसे ही गुस्सा आ जाता है। मैम ये भी तो होता है कि जब आप एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो उसमें एम्पावर शो करने के लिए आपको ये सारी साइकोलॉजी बैकग्राउंड पे जो होती है, जैसे आप बता रही हैं, माशाल्लाह से अच्छा डिफाइन कर रही हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी तो होता है कि किसी का टारगेट भी हो, लाइक इट मे बी ब्लैकमेलिंग, सम टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग, पता है वर्किंग प्लेस पे किस तरह से सारा बिल्कुल कुछ ऐसे, होता है। और मोबिंग इज द हाईएस्ट ऑन पीक, वो जो एक होती है ना ब्लैकमेलिंग की एक किस्म, बिल्कुल ऐसे, जो कि आजकल बड़ी इन है कि ग्रुप बन के तो एक बंदे को फायर करवाना ही करना, बिल्कुल ये ऐसे, बहुत ज़्यादा है। और आप रियली यू फील शॉक, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, या बात का टर्न इस तरफ को भी जा सकता है। महल में मैं अपनी लाइफ में ऐसा बहुत गुजरी, मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने एजुकेशन सेक्टर में, और हमने ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं कि आप अपनी तरफ से बड़ा ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, और कुछ अर्से के बाद पता चलता है वो चीज़ तो आगे किसी और तरीके से पहुंची हुई है, क्योंकि आपको पता है कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और आपको ये भी पता है कि कुछ लोगों से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, और डेफिनेटली काम होना था कि आपकी वहीं से आपकी लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती। उस वक्त स्मार्ट प्ले, उस वक्त है कि आप एक स्मार्ट प्ले करें, आप जो हैं खुद हैं, वो कॉन्फिडेंस और वो चीज़ आप कैसे अगले को बताएंगे कि नहीं ये चीज़ मैं ऐसे करके गई हूँ। देखिए बाज़ लोगों को ना कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपनी बात पास करने नहीं आती, उन्हें ये समझ नहीं आता कि मैं अपनी कन्वे करूँ कैसे बात उस तक। ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आजकल चल रहा है, ये आर्ट आप लोगों को आना चाहिए कि मेरी बात कन्वे कैसे हो जाए। आपको पता है कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है दे आर अगेंस्ट मी, वहाँ वो और आपको पता भी होता है एक ही जगह पर हैं, आप उनसे रोज़ मिलते भी हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। या मैंने तो अपनी लाइफ में दो चीज़ें सीखी, वही बात, या तो खामोशी इख्तियार कर दीजिए और छोड़ दिया जाए हालात के, ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि जब आप ऑनेस्टली काम करते हो तो एक वक्त आता है कि वो आपको पे बैक करता है, उसका फल मिलता है आपको, जी वो आपको मिल जाता है। उस वक्त अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम ले लें। यही बात है ना कि हमें सम टाइम it happens that we are to mold according to the situation, as you told you before, as you told, like you have mentioned कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना होता है, यस मोल्ड करना पड़ता है, और इग्नोर बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होता है। देखिए बाज़ लोग ना जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो आपका फ़ौरन रिएक्शन निकलता है ना वही आपकी ख़राबी होती है, वहीं से वो आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। सबसे बेस्ट थिंग है कि पहले आप देख तो लें, जैसे मेरी न्यू जॉब थी, चले न्यू जॉब को भी छोड़ें, मैं ये कहती हूँ कि एक बच्ची की शादी होती है, नए घर में जाती है, आप चाहते हैं कि जी लोग मेरे मुताबिक चलना शुरू हो जाएं, तो पहले 5 दिन में तो नहीं चलेंगे। फर्स्ट यू नीड टू सी कि उस घर की क्या टाइम टेबल है, क्या माहौल है, लोगों का कैसा मिजाज है, फिर आप आहिस्ता से पहले उनके मिजाज में ढलते हैं, फिर आप अपने मिजाज में लेकर आते हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं, आपके न्यू है, जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे सामने नई टीचर्स आई हैं, पहले तो मैं उनको बताऊँगी व्हाट आई एम, देन आई विल ऑब्जर्व देम कि किसका क्या बिहेवियर है, वो कैसे काम करे, ये उस वक्त मैं काम साइलेंटली करूँगी। देन आई विल कम कि ये चीज़ें वीकनेसेस और ऐसे लेकर जाना है। आप जब एक हेड पे पोजीशन पे आ जाते हैं, आपको तो यहाँ पे
ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त आप मैनेज कैसे करें कॉन्फ्लिक्ट को। और अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो यू आर नॉट अ गुड बॉस। फिर आप सिचुएशन को और ख़राब करेंगे, आपके कोलीग्स आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अक्सर अब बाज़ कोलीग्स और जो आपके सब लोग होते हैं वो बड़ा प्रेस करते हैं अपने बॉस को, ही इज़ द बेस्ट बॉस। क्यों? और बाज़ लोग पीठ पीछे बुराइयां करते रहते हैं। क्या वजह है? बॉस तो नहीं सारा निज़ाम चलाना, चला तो आप रहे, क्यों वो नाखुश रहते हैं? और बाज़ इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है, बाज़ डिपार्टमेंट में देखा है कि दे ऑलवेज से इन जैसा बॉस। क्यों? वो उन एम्पैथी होती है उनके अंदर, वो उनके लेवल पे आके सोच रहे होते हैं, वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, वो बेस्ट बॉस हो जाते हैं। जहाँ पे आप अपने बॉस बन के काम करना शुरू करेंगे ना, वहीं पे, क्योंकि आप उनके जगह पे अपने आप को नहीं रख रहे हैं। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलानी है, आपने एक डिपार्टमेंट भी चलाना है, आप अपना घर भी चलाना है। किसी भी सिचुएशन की बात कर रही, मैं जनरल बात कर रही, अपने आप को वहाँ पे फिट करके देखें कि मेरे कंट्रीब्यूशन से क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है? जो स्टाइल की बात की थी उसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे अकोमोडेटिंग, अकोमोडेट करना किसी चीज़ को। अब ये क्या है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इज़ व्हेन यू गिव इन टू द अकोमोडेट द अदर पर्सन's नीड। You can use the accommodating style when the issue being argued is not as important to you as it is to the other person. ये वो स्टाइल है मैनेजमेंट का कि जिसमें वो आर्ग्यूमेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर उसके अंदर आप हार भी जाते तो आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन अगले को बेनिफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलें फिर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। बहुत से लोग फीस के लिए आते हैं, जी कंसेशन दे दें, कंसेशन दे दें। आप उनको सम टाइम अकोमोडेट कर देते हैं कि चलें ठीक है, हम इस पीरियड के लिए आपको दे देते हैं। या आप कोई चीज़ रिटर्न करने जाते हैं, आप वहाँ पे जाके बहस करते हैं कि ये चीज़, बाद लोग कहते हैं जी हमारी तो पॉलिसी नहीं है, हम तो वापस लेते ही नहीं। वहीं पे बहस शुरू हो जाती। सम टाइम वो होता है कि चलें ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हमारा कस्टमर भी हमारे हाथ से ना जाए, हमारी रिप्यूट भी ख़राब ना हो, तो वो अकोमोडेट कर देते हैं चीज़ों को। एम्पैथी होती। वहीं पर आपका वो इशू जो खड़ा होने वाला था, जो एक परेशानी और या बहस जो चलनी थी, वहीं पे ख़त्म, बंदा हंसी खुशी वापस आ गया। बहुत से पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं ताकि आपका इंस्टीट्यूट सही तरह से रन करें। जहाँ आप पेरेंट्स के साथ लगा लेंगे कि नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, यकीन जाने ख़त्म, वहीं से लोग विड्रॉ कर देते हैं कि नहीं जी हमें बच्चा नहीं भेजना, इनकी तो प्रिंसिपल ही ऐसे बात करती है, इनको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तो बात तो वहीं पर ख़त्म हो गई ना। ये अकोमोडेट करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि अकोमोडेट करने से आपका नुकसान नहीं है तो कर लीजिए। अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ का तो कोई बात नहीं है, आपका तो नुकसान नहीं हो रहा ना। ठीक है? बाज़ आर्ग्यूमेंट्स में अगर आपको लगता है कि मेरे खामोश होने से कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगले को फ़ायदा हो रहा है तो खामोश रहिए, फिर उससे बेहतर है कि उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। अवॉइडिंग अकोमोडेशन में सबसे मज़ार में अक्सर ये कहती हैं कि वो बेचारे हस्बैंड भी होते हैं, बाज़ दफ़ा बीवियों के आगे अकोमोडेट कर देते, ठीक है भाई तुम जीत जाओ, तुम कर लो, मेरी खैर है ऐसे भी हो जाता है। अवॉइडिंग ये बाज़ दफ़ा बाज़ सिचुएशन में सबसे बेस्ट थिंग होती है, चीज़ों को अवॉइड करना। उसमें ये होता है कि आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते ही नहीं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं या आप अवॉइड करते हैं क्योंकि आपके पास या तो वक्त नहीं है, बाज़ दफ़ा वक्त नहीं होता ना, लोग आपसे आ रहे होते हैं कि इस चीज़ को हल करो, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं कि सम अदर टाइम। लेकिन इस वाले स्टाइल में यू टोटली इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट, आप उस चीज़ का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनते हैं, यू टोटली अवॉइड दिस। और ऐसी बहुत सी सिचुएशन आते हैं, सम टाइम किसी के रिलेशनशिप होते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं, उनके चल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये खुद ही मामला कर ले, हम बीच में ना ही पड़े तो बेहतर है। नेबर्स में कहीं पे लड़ाई चढ़ी, आप उसको टोटली अवॉइड करते हैं कि मैं बीच में नहीं आना चाहता, मेरी पोजीशन ख़राब हो जाती है। तो और लोग अक्सर आपके पास आते भी तो आप उसमें किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करते। नहीं सर, मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स बता रही, ठीक है सर। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे आप अवॉइड करते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशंस आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। देखें, आप दोनों लड़ रहे हैं कहीं, ठीक है, अगर तो मेरे अंदर एम्पैथी है, सिंपैथी मुझे है, मैंने गेन करनी, मैं आ जाऊंगी अच्छा भाई छोड़ दो। सम टाइम आप मुझे बताएं, सम टाइम वहाँ पे बहुत सी बहसें चल रही होती, कितनी दफ़ा बीच में जंप किया, आप निकल जाते हैं कि ठीक है। देखिए सर, ये सम टाइम तब होता है जब आप किसी एक पोजीशन पे हैं
बहुत से आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से काम है, और बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। तो उसमें ये होता है कि इससे बेहतर कि आप कोई नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे दें, उसको अवॉइड कर दें। आपका मूड नहीं है, आप बिजी हैं, ठीक है, आपको और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप हर वक्त किसी के झगड़े में उसको सुलझाने में लगे रहेंगे तो उसका मतलब है कि सम टाइम आप फ्रस्ट्रेशन में गलत भी पॉइंट दे सकते हैं किसी को। लास्ट ऑप्शन कर देते हैं, बिल्कुल 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 ऐसे। अब देखिए मेरा आपका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है, मैं कहूँ नहीं जी यही पॉइंट शुरू में आना चाहिए, आप नहीं जी ये लास्ट में आना चाहिए, हम बहस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यस, ये आखिरी पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आपको लगे कि मेरा बीच में शामिल होना बेहतर है, मैं इसको अवॉइड करूँ, ये तब आ जाती है। ये सम टाइम बॉस भी करते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अगर दो कोलीग्स आपस में कर रहे हैं तो वो अपना बीच में शामिल नहीं होते कि यहूदी मसले को हल कर लें। अच्छा, ये भी तो होता है कि बिल्कुल ही शामिल नहीं होते, या फर्स्ट वाला आप स्टाइल यूज़ करते हैं? देखिए आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, ये 5 स्टाइल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 5 स्टाइल्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर आते हैं। यू कैन नॉट यूज देम ऑल टुगेदर। इनमें से आप 1 या 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते, क्योंकि एवरी सिचुएशन इज़ डिफरेंट। एक में मैंने कहा कि आप अकोमोडेट करते हैं, कि आप वहाँ पे कहते हैं कि चलो ठीक है इसको फ़ायदा हो जाए, मैं इससे क्या बहस करूँ, ठीक है यू कैन टेक इट। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि डिफरेंट स्टेप्स हों, लाइक आपने एक कॉन्फ्लिक्शन है, आपको लग रहा है कि ये झगड़ा हो रहा है, तो आप उसमें जंप करते हैं, बट थोड़े से टाइम के लिए आप अवॉइड करते हैं, देखें टाइम के लिए आप अवॉइड करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा सारे नेम से बताती हूँ, ठीक है। अकोमोडेटिंग हो गया, अवॉइडिंग हो गया, कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया, कॉम्प्रोमाइजिंग जो आप बात करी, कोलैबोरेटिंग हो गया, और कंपीटिंग हो गया। अब ये डिफरेंट सिचुएशंस एंड स्टाइल हैं, ठीक है। ये जैसे सर ने कहा कि अवॉइड हर दफ़ा आप नहीं कर सकते, बाद सिचुएशन होता है आपको करना पड़ता है। हाँ, तो उसमें आप किसी और को यूज़ कर लेना। देखें बात यह है कि झगड़े को सुलझाने के लिए, एक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है, चाहे वो उसकी जगह आप खुद हैं, चाहे आप 2 लोगों के बीच में, 2 कंपनीज के बीच में, 2 ग्रुप्स के बीच में वो झगड़ा ख़त्म करने की कोशिश करें। सो उसमें से आपको नहीं पता होता, ये तो नेम्स हम आज ले रहे हैं ना, हो सकता है आप ऑलरेडी इनको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये क्या नाम है और बेसिकली इसकी क्या शक्ल होती है, ये किन सिचुएशंस के ऊपर है। बट आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में ऑलरेडी उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आपको मैं इस वक्त डिफरेंट करके बता रही हूँ कि उनके नेम्स क्या हैं। पता नहीं क्यों लगता है कि एट वन टाइम आप अगर एक कॉन्फ्लिक्शन है वो आप एक दिन में नहीं सॉल्व कर पा रहे, उसके लिए 2 to 3 सिटिंग्स चाहिए, 2 to 3 मीटिंग्स चाहिए। आप अगर फर्स्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, या आप जैसे कंप्लीटिंग के लिए वाला कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं अवॉइड वाली सिचुएशन टू लिटिल बिट, आप कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स में जाके करना पड़ती है, या फिर कोई ना कोई आपको। देखिए आप अवॉइड ना यूज़ करें, वो स्टाइल अपना ना यूज़ करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिल्कुल है, तो उसमें सम टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, सम टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। यही बात मैं कह रही, देखिए एज अ मतलब आप वहाँ पे नए आए हैं, मतलब एक लड़की है, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखना कि जी सास उससे नीची बात करनी है, अगर कोई आपसे छोटा तो क्या कहते हैं, अगर नन वगैरह कुछ छोटी है तो चलो उसको प्यार से, या उसकी बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी करना है और कॉम्प्रोमाइज। आपने अवॉइड का बिल्कुल सही इन्होंने पहचाना है कि देखें अवॉइड सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, वही बात कि हम अपनी जगह को उसमें रख कर देखें कि किसी ने आपको कोई कमेंट पास किया है, तो हम अवॉइड का वर्ड कितना यूज़ करते हैं, आपने अवॉइड कर दिया, आप खामोश रहे, तो आप क्या कर रहे हैं उधर, अवॉइड ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मदर इन लॉ के सामने पेशेंस शो करना सबसे बड़ा काम है। वो सम टाइम आपको कुछ ऐसे कह सकती हैं जिसमें आप खामोशी इख्तियार करते हैं, जहां आपने उनसे बहस शुरू की या आपने एक ही आंसर किया, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। ऐसे ही है, एक सिचुएशन में डिफरेंट, ये जो आप स्टाइल्स कह रही हैं, एक ही सिचुएशन में ये डिफरेंट स्टाइल्स आ सकते हैं, मैं ये मेरा ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें आप खामोश रहे, एक सिचुएशन में 1 या 2 से ज़्यादा स्टाइल। देखें जहाँ मैंने अवॉइडिंग, जहाँ उन्होंने कहा कि हम खामोश रहें, तो फिर तो बहस होगी ना। अगर खामोशी को आप खामोशी कर ही नहीं सके, आप उस चीज़ में उस वक्त, देखिए बाज़ दफ़ा खामोश रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई आपको कोई
आपको कहते हैं ना उकसाने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी वो बोले और मैं आगे से इसको जवाब दूँ, ठीक है। अगर वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखा के खामोश रहते हैं, आपने शुरू में पहली बात की ना कि बाज़ दफ़ा खामोशी जो है बड़े मसलों का हल होती है, वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके खामोशी रहने से भी शायद सिचुएशन संभल जाती है। हर जगह टांग ज़रूरी नहीं होता कि अड़ाई जाए, हर जगह कमेंट ज़रूरी नहीं होता दिया जाए। बाज़ लोग इसको कहते हैं जी वो बड़ी बहस करती है या वो बड़ा बहस करता है। क्यों? क्योंकि बाज़ लोगों को आदत होती है कि जी बात करें, बात से बात निकलती है, जवाब पे जवाब दिए चले जाते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे उस चेन को तोड़ना चाहते हैं तो खामोश, उस वक्त खामोशी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। सो आपके वर्क प्लेस पे ऐसा बहुत होता है, लोग आपके समटाइम आपके वर्क के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। आप अच्छा काम भी कर रहे होंगे लेकिन बाज़ वो अपने को उसको देखो वो कैसे कर रही है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल है जी प्लीज। जैसे रिसेंटली मतलब अब मेरी कज़न है, अब वो भी बिल्कुल मेरे एज ग्रुप की हैं, शी इज़ अनमैरिड और आई एम मैरिड। तो मैं उनसे वैसे ही बताई थी कि 10 इयर्स का जैसे बच्चा होता है वो ये स्टेज पे आ जाता है कि वो अपने सारे काम जो है ना मतलब थोड़ी सी इस तरफ से रिलैक्स हो जाती हैं, जैसे बात लेना, टूथपेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। अपनी स्टडी को भी देख लेता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी 10 साल का बच्चा। वो उन्होंने आगे से कहा नहीं 8 इयर्स का। अब अगर मैंने कहा चलो ठीक है 8 इयर्स का, मतलब मैं अगर उनसे इसमें और मजीद बहस करती, हालांकि मुझे पता है क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं उनके तो अभी मैं बिल्कुल ऐसे अनमैरिड है, तो मगर उस चीज़ को वाइंड अप करने के लिए मैं कहा हाँ ठीक है 8 इयर्स के भी 8 to 10 मैंने इस तरह कह दिया, बिल्कुल ठीक है। वो इतना मैं तो ये है कि ये तो बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है। अब इस चीज़ को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे बैठ के बहस करना चाहते हैं, देखिए बाज़ लोग आपको पता होता है वो गलत बात कर रहे हैं, हाँ मुझे पता है, और उसको सही कहने के चक्कर में बहस बड़ी तूल पकड़ लेती, बहुत लंबी हो जाती। बिल्कुल। तो मेरे फादर ने मुझे एक दफ़ा कहा कि वो दिन को रात और रात को दिन कहते हैं तो उनको कहने दो, आपको उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बाहर दिन ही है, क्योंकि उन्होंने नहीं मानना। सम टाइम लोग नहीं सुनना चाहते कि क्या सही है, उन्हें उसी पॉइंट, ये इसलिए आजकल पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा बहस स्टार्ट हो गई कि दोनों पार्टीज ने नहीं मानना कि क्या सही है। जी मिस। अभी लास्ट वीक मैं ट्रैवल कर रही थी, यहाँ से मैं गई थी दिल्ली इस्लामाबाद, वापसी में हमारी कार में जब बैठी हूँ ना तभी मैंने उनको कह दिया बिजनेस क्लास में मेरी सीट, मैंने कहा स्पार्क हो रहा है, ड्राइवर मुझे कहता स्पार्क नहीं हो रहा, आपने मसाजिद हो रहा, मैं कहा नहीं स्पार्क हो रहा है, उसने मेरी बात नहीं मानी। जब हम आगे गए थोड़ा सा आगे हमें पुलिस ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा फिटनेस नंबर दिखाया नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं है। वो कार बस में आए, बस में आके उन्होंने खुद देखा चेक किया, तो मैंने उन्हें कह दिया, मैं कहा मेरी सीट में स्पार्क हो रहा है, मैं कब से इनको बता रही हूँ साइड से ना। उन्होंने जब वो प्लास्टिक लगा हुआ था, वायर वगैरह अंदर थी, उसको ओपन किया तो वो फ्रिज की जो तारें थी ना वो सारी वायर जो थी स्पार्क हो रही थी। अब वहाँ पे एक औरत ने इसी बात पर ना मेरे से आर्गूमेंट करनी शुरू करी। अब मेरा उसके लिए हल क्या था, मैं सिर्फ खामोश थी, अवॉइड करी थी उसको एक टाइम तक। अगर मैं भी करती तो मैं खाती, बिल्कुल वो मोहल्ले वाली औरतों वाला हिसाब वही हो जाता, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी आई थी, लोग इकट्ठे हुए थे, रात के सुबह 11:30 थे, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए मैं कहा कि नहीं जी ये मसला ये कार में इशू है, फिर उन्होंने दूसरी बस मंगवाई, उस बस में हम सेफ घर गए। बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ना अवॉइड करना मेरे लिए लाजमी था। बिल्कुल सही। मेरे कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे आके बोल रही थी। बिल्कुल। देखिए आप सब लोग माशाल्लाह समझदार हैं, हमें ये खुद फैसला करना है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। सबसे पहले कंट्रोल एंड पेशेंस, कि मैंने बाज़ लोगों में कंट्रोल नहीं होता, वो मुंह पे हाथ भी रख लेना तब भी उनके अल्फाज निकल आएंगे, क्योंकि उनमें कंट्रोल ही नहीं है, उन्होंने तब भी जवाब देना ही देना है। और बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं तुम ना बोलते तो ये हालात बेहतर हो जाते, लेकिन बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, और ये चीज़ सीखना बड़ी देर के बाद आती है कि कोई बात नहीं ठीक है। एग्जैक्टली। सो अच्छा जी, इस पे बात हुई कि सम टाइम अगर हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दें तो हालात बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइजिंग आ गई, ये वर्ड तो हमें काफ़ी कॉमन सा लगता है। कॉम्प्रोमाइज़, किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़? दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यूज द कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल व्हेन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू द एवरीवन देन हैविंग पीपल विन द आर्ग्यूमेंट। वही बात कि ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्ग्यूमेंट को विन ही करना है,
ठीक है, यूज अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल व्हेन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। ना तुम जीतो ना इसका सोल्यूशन निकालते हैं, हम लोग सोल्यूशंस की तरफ जाते ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता कि किसी बात का सोल्यूशन निकाले। पहले लड़ाई झगड़े इतनी बहस हो गई कि आधे लोग उठ के चले जाते हैं। इतनी हम लोग एक चीज़ को खींच लेते हैं, तूल पकड़ लेते हैं, इतना हम लोग उसको ड्रैग कर लेते हैं कि सोल्यूशंस की तरफ आते ही नहीं है। क्यों नहीं आना चाहते? सोल्यूशन ढूंढो। आपकी बात भी सुन ली, आपकी बात सुन ली, बात खत्म, सोल्यूशन पे आओ। नहीं, पहले इस पे बहस करो, पहले झगड़ा कर लो, हाथापाई तक आ जाओ। सोल्यूशन का हमने सोल्यूशंस नहीं ढूंढने। सो इसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया एक हद तक, आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैं हूँ, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, चलो ओके। ये बड़े क्लोज हैं सारे स्टाइल्स, दे वेरी क्लोज। वो अनाज जो है वो ईगो जो आ जाती है ना कि मैं क्यों, हमारे हक में फैसला हो, वो ईगो मैं क्यों करूं, ठीक है, मैं क्यों ख़त्म करूं, पहले मैं वहाँ पे पहले क्यों जाऊं। लोग अपने कितने सालों की जो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करना चाहते, कितनी फैमिलीज फ्रेंड्स आपस में कितने साल तक नहीं मिलते हैं, इसी वजह से कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम क्यों अब पहले, हम क्यों नीचे हो जाएं, हम क्यों हार मान लें। सो जहाँ पे आपको लगता है कि आप लोग अगर कहीं पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, उससे ये होगा कि सबके लिए सॉल्यूशंस भी आ जाएगा और सबके लिए बेहतर भी हो जाएगा। जब वहाँ से लोग उठेंगे तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होंगे। और ये वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हम दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आप उस अपनी सिचुएशन को उसमें सेट कर सकते हैं कि ये वर्क प्लेस पे मैं किसी हेड पर हूँ, मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैंने वहाँ पे किस तरह से इसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है। ठीक है, जैसे आप इस सिचुएशन को कैसे लेके जा कि आप इक्वली सबको ड्यूटीज दे देते हैं, ठीक है, कि अब कोई भी नहीं बोलेगा, मैंने सबको इक्वल ड्यूटीज दे दी, आपने ये करना है, आपने करना है, आपने करना है। अब कहाँ बहस होगी, कहीं पे भी नहीं। सब प्रोफेशनल लाइफ ही की तो ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह हैं, हमें हर सिचुएशन में मैनेज करने हैं। he noted something कि we are 3 to 4, तो उसने सबको कहा कि आपका काम ये है, आपका ये है। If someone is doing not good, तो उसका भी लोड आप पर आ गया, मेरे पे उस पे। तो first I tried to explain that, but after that he was just saying मतलब loudly. Then I said कि compromise यही है कि just let कर लो। और सर समटाइम बॉस को काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका काम होना ज़रूरी होता है। समटाइम्स आपको पता होता है, हमने सिचुएशन बड़ी देखी, ग्रुप्स बने, अब उस ग्रुप में 4 काम करने वाले, एक 5वां काम करने वाला नहीं, और जब वो बंदा उस ग्रुप में शामिल हो, अब इसका काम भी मुझे करना, हमें ऑलरेडी पता होता था कि ये काम हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मरव्वत भी तो होती है। एक जगह रहते हुए आप चलो कहते चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, और बॉस समटाइम हालात को बेहतर करने के लिए कि चलो आप कर लो, आपके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन दूसरे में भी थोड़ी सी सर होनी चाहिए। देखें यही तो, ये भी आर्ट है, बाज़ तो बड़े ढीठ होते हैं, ये आर्ट है, दे डोंट फील शेम। हाँ जी सर, यही तो कॉन्फिडेंस, इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी समटाइम कहते हैं हम लोग, कि लोगों को ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है, और मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों की लोग ज़्यादा ही कुछ इज्जत करते हैं, जो अकड़े भी रहते हैं, जो जितना कॉम्प्रोमाइज़ करते जाता है लोग उसके सर पे चढ़कर आगे चले जाते हैं, ठीक है। बट एट दैट मोमेंट आप ये देखिए कितनी दफ़ा आपके साथ ये चीज़ हुई है, तो आप अपना भी तो सामने रखें कि सर एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस वर्क, वो चीज़ बेहतर है, बेटर, बिल्कुल मैं उसको सिखा देता हूँ। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली जी। यहाँ कोई कह रहा था कुछ जी, हमसे कहना था कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि एक शख्स हमारे साथ काफी देर से नाराज है, हाँ मैं उसको कह देता हूँ कि दोस्ती कर, इस तरह की बात है, तो वो आगे से दोस्ती नहीं करते और आगे से बातें बनाना शुरू करते हैं। तो आप दोस्ती ना करो ऐसे लोगों के साथ, आप ऐसी दोस्ती ना करो किसी के साथ। जो देखो आपने अपनी ईगो को हटाकर, एक मेरी बेटा बात सुनो, आपने अपनी ईगो को हटाकर उस शख्स के पास गए, ठीक है, आपने, आपके बीच में लड़ाई थी, आपने कहा कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर वो अभी भी अकड़ दिखा रहा है
अगर उसका दिल अभी भी नरम नहीं हुआ, हमारे पास कोई आज हम कहते चलो यार आ गए हैं तो कोई बात नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि वो बात की सिचुएशन क्या है, क्या बात है जिस बेस पे उसने लड़ाई की, या इट डिपेंड। देखें Depends. अगर तो इनकी तरफ से अपने फ्रेंड के साथ बहुत बड़ी कोई ऐसी बहस हुई है या बहुत इसने गलत बात ऐसी कहती है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर भी तो सिचुएशन यही करती बिल्कुल, देखो मैं यही आने में लगी थी, 2-3 सिचुएशन है, ये तो एंड की बात होती है ना, फिर दोस्ती ना करो। होता क्या है कि आप उससे कहो कि मेरे साथ बैठो और डिस्कस करो, उस मामले को वही बात आ जाती कि सोल्यूशन कि क्या मसला हुआ, आपने किसी बात पे आपकी लड़ाई हुई और आप दोनों नाराज़ होकर बैठ गए, ठीक है। अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं जाके चलो मैं इसके साथ अपोलोजाइज कर लेता हूँ, अब वो एकदम से तो नहीं मानेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो हर्ट हुआ होगा। जी इस तरह का कुछ किया नहीं है, पर मैंने कहा अगर मैं नहीं, ओहो, मैं भी जनरली, मैं ये नहीं कह रही आपने एग्जैक्टली किया है। हम यहाँ पे देखो इसको पर्सनली कोई ना ले, हम यहाँ पे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। देखो हम आप लोग हम सब एक दूसरे के सिचुएशन में फिट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। सो मैं आपको सिर्फ सिचुएशन में फिट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपने ऐसे किया होगा। इसमें आपने देखो ये करना होता है, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी ईगो और उस चीज़ को, आपने हो सकता है उसने भी आपको हर्ट किया हो लेकिन आप चले गए कि चलो इस चीज़ को मामला ख़त्म करते हैं, वो पहली सिटिंग में कभी भी नहीं मानता, लेकिन हाँ नरम ज़रूर हो जाएगा कि चलो ये मेरे पास आ गया था तो मैं थोड़ा सा इससे बात कर लेता हूँ। उसमें ये होता है कि आप अगेन कम्युनिकेशन, पहले शुरू में कहा ना कि यू हैव टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट करें। वो अब वो आपसे बात नहीं कर रहे लेकिन वो सुन जरूर रहा है आपको, अब बात बताओ अपनी कि अच्छा चलो मेरे से गलती हो गई थी, आई एम वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ें कर लेंगे। आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल नैरो डाउन कर रहे हो, वो चीज़ उस तरफ लेके आ रही है कि उसके पास कोई हल ही नहीं रहेगा बजाय के इसके कि वो आपके साथ दोस्ती कर ले वापस, ठीक है। तो जितने बड़े लेवल पे वो हर्ट हुआ होगा, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई, वो उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। बट इफ़ ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपको पता है कि ये दिल का बहुत अच्छा है, तो उसको मनाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सो अच्छा कोई और यहाँ पे पूछा, कोई ना माने तो फिर समझे कि अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो बैकस्टेप फिर कुछ कुछ अर्से के लिए खामोशी इख्तियार कर लो, फिर देखो। नेक्स्ट पर्सन कोई और इतना हो सकता है, लाइक ये इन्होंने फ्रेंड कहा, हाँ, लाइक कोई भी हो सकता है, इसकी मदर भी तो हो सकती है नाराज, कोई भी हो सकता है, माएँ हो सकती हैं नाराज़ हो सकती हैं, माओ को तो आप एक हक भी कर लो तो वहीं पे वो मान जाती हैं, बिल्कुल। दिखाते हैं थोड़े से अपना, लेकिन ये कि वो इतनी देर नहीं हो सकती। देखिए मैंने अब तक अपने जितने सेशन दिए उसमें मैं एक बात मैंने हमेशा बहुत ज़्यादा जोर दिया कि आपके सामने आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका कलीग है, आप कम्युनिकेट करना ना छोड़ें, अच्छी कम्युनिकेशन रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीज़ को सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। हम लोग बहुत प्रोलॉन्ग कर लेते हैं चीज़ों को। खामोशी जो है ना, वो जैसे हमने कहा ना कि जब हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो जाता है। खामोशी उस मसले के लिए होनी चाहिए, ना कि हर चीज़ के लिए उस बंदे से, मतलब जैसे अगर आपका कोई भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब आप हस्बैंड वाइफ ही हैं, अब आप उसको खाना देना बंद कर दो, हस्बैंड जो है वो पैसे देना बंद कर दें, मतलब ये नहीं होना चाहिए। हाँ वो मसला है उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, और जिस वक्त वो आप छोड़ दोगे तो बस ऐसे ही देखिए, बाज़ दफ़ा ना अगला बड़ा गुस्से में होता है, उसका पारा बड़ा हाई होता है, उस वक्त खामोश हो जाए। उस टाइम खामोश है। बहस तूली तब पकड़ती है जब आप खामोश नहीं होते। मेरे फादर के साथ उनका गुस्सा बड़ा स्ट्रिक्ट था और वो मुझे पता था आई वॉज राइट, मुझे डांट पड़ी जा रही है एंड आई वॉज क्वाइट, मुझे पता था अभी गुस्से में। जब गुस्सा ठंडा हो जाता तो मुझे लगता था अब ठीक है, फिर आई यूज टू गो एंड पापा ये बात थी, पहले क्यों नहीं बताया था, आप सुनते कहाँ हैं। इतना गुस्सा तेज था कि हिम्मत ही नहीं होती थी आपको कुछ बताने की। तो बाज़ दफ़ा गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि अगला सुनने को तैयार नहीं होता, तब आप खामोश होकर इंतज़ार करेंगे जब वो कूल डाउन हो जाए, जब ऐसी फिर। और सबसे मज़ेदार है कि आपकी आवाज़ की जो टोन है ना, ये बड़ी मैटर करती है। आप जितनी टोन को हम्बल सॉफ्ट बनाएंगे, अगले की दिल पे उतरती है। मैं बात भी सही कर रही हूँ, मैं चिल्लाई भी जा रही हूँ, मैं ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हूँ, अगले ने कहाँ सुनना है, वो इसको लगेगा तुम मेरे साथ लड़ रही हो। लाइक आई एम ए टीचर, हमें जब मैं टीचर थी हमारी क्लास इतनी बड़ी होती थी तो आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। टीचर्स को ये नहीं पता चलता कि उनकी आदत हो जाती है लाउड बोलना। सो वो जब बात भी कर रहे होते तो कहते थे लड़ क्यों रहे हो भाई, लड़ नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं। सो आपकी टोन जो होती है, आवाज़ की टोन, कि आप कहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं, धीमा बोलते हैं, कहाँ लाउड, वो
वहीं पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स हल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर कहीं पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े किसी मामले में, तो मैं हाल में, अच्छा ये डिफरेंट स्टाइल्स है, याद रखिएगा, डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिंग, दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल गोज बियॉन्ड फाइंडिंग द मिडिल ग्राउंड टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन दैट विल मेक एवरीवन हैप्पी। अब ये ऑलमोस्ट लास्ट वाले से मिलता जुलता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा आगे चला जाता है। कैसे? यूज अ कोलैबोरेटिंग स्टाइल व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन दोज इन्वॉल्व इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉन्फ्लिक्ट। अब बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उस चीज़ को बचाने के लिए आपको समटाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें कोलैबोरेट करना पड़ता है आपको, ठीक है। जैसे किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, अब उसके साथ झगड़ा हो गया किसी कंपनी के साथ, वो क्या करेगा, उससे पता है ये बंदा गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तब आप ये वाला स्टाइल अपनाते हैं जिसमें आप उनसे डिस्कस करते हैं, उसको चीज़ को सॉर्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक जो लास्ट में आ जाता है, ये वाला वो है जिसमें जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब खामोश हो जाए। ये उस वक्त बॉस स्टाइल आ जाता है, एक कंपीटिंग। उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इन्वॉल्व्स टेकिंग टू योर आर्ग्यूमेंट्स एंड रिजेक्टिंग दैट ऑफ अदर्स अंटिल यू गेट योर वे। समटाइम ये वो है जिसमें जैसे फादर कहते हैं बस जो कह दिया ना वो करो। उसमें क्या होता है, एक तो आप टाइम सेव कर रहे होते हैं, चीज़ को प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे होते, आप कहते हैं बस यहीं पे बात ख़त्म हो जाए। नहीं सर, देखें, हाँ हो सकता है, देखें बाज़ दफ़ा आप कंपनी में आप चाह रहे हैं, अब आप कितने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर चलेंगे, आपने काम भी तो चलाना है, आप हर वक्त इन मामलात में तो नहीं पड़े रहते ना। कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटकम है और आपके दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी पोजीशन, बिल्कुल इनको शायद बदल रखकर भी ये अवॉइड करना, कंप्रोमाइज। एग्जैक्टली सही। शुरू में हमने ये बात की कि सबसे पहले यू हैव टू सी कि आप किस पोजीशन पर हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं या बहस मामला। बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये भाई ने अच्छी बात की कि अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपको बिना वजह वहाँ पे असाइनमेंट्स आप तक मिल जाती हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है। जैसे शुरू में कहा सर, इसका आउटकम देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपने सोल्यूशन डालें, और आई थिंक वो अवॉइड करना भी शायद किसी भी पोजीशन में ही हेल्प करेगा। बिल्कुल वही बात आ गई ना सर, डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट स्टाइल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं हमें, और हम शायद ऑलरेडी इनको कर रहे हैं, ठीक है, हम सब कर रहे हैं डिफरेंट। हम अपना घर भी लेकर चल रहे हैं, हम साथ साथ, आपका ज़्यादा अपने ऑफिस में टाइम गुजरता है, लेडीज़ का ज़्यादातर अपने घर में जो हाउस वाइफ है वो वहाँ पे बहुत से मसलों को उनके सॉल्यूशंस फाइंड करती हैं। तो ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी समटाइम परेशानी लेकर आते हैं घर में, आप ऑफिस की चीज़ें, और लेडीज़ जो हैं वो घर की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं। क्यों? औरत किससे शेयर करे? जो हाउस वाइफ है वो किसको कहे जो आज क्या मसले हुए? अब जो मर्द है वो कहेगा मैं इनको क्या बताऊं ऑफिस के मसले, सो वो उसके दिमाग में अपने घूमते रहते हैं, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है, इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही फुल हैं, ठीक है। सो हमने उस वक्त, अगर उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाए, तो चीज़ें मामले सेट हो सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई। सो इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, पीपल टू पीपल, ग्रुप टू ग्रुप के आपके सामने लोग, और या आप खुद उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ये जो सारी चीज़ें करना है इसका एग्जैक्टली और इसका आउटकम क्या है। और ये चीज़ दोबारा अगर आप किसी पोजीशन पे हैं, आपने जैसे आपने कहा कि कुछ अर्से के लिए वो सप्रेस हो जाएगा, रुक गया, बॉस ने, बाद में उसको ये देखना कि जो मैंने ऑर्डर किया था वो ठीक भी गया कि नहीं गया। ये नहीं कि आपने एक ऑर्डर कर दिया और चुप करके बैठ गया, जी मैंने तो मसले ठीक कर दिए हैं। उसको बाद में चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका फीडबैक लेना कि वो मामला सही भी गया कि नहीं गया। सो ये कोई खास कोई टेक्निक नहीं है, दीज आर सिंपली स्किल्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको लगता है कि कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए वो एक लॉन्गर रन में? सर अगेन द सिचुएशन, देखें ये सब चीज़ें मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर की हैं। आई डोंट थिंक कि बिकॉज़ वो उसके बाद वन थिंग लीड्स टू अनदर। अगर आप देखें आप एक दफ़ा इसको फिर पढ़िएगा, कॉम्प्रोमाइजिंग को क्या चीज़ है, कॉम्प्रोमाइजिंग मैंने क्यों कहा यहाँ पर। जैसे फर्स्ट ये कोई
बकाया रुपए जिम्मेदारी आपको तो लगाई जाती है जो आपकी ड्यूटी नहीं है। अगर आप उसमें हामी भर देते हैं कि भाई मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, तो उसके बाद आम तौर पर मेरा मुशाहदा है, आप ये तो बताएंगे कि वो सिलसिला में चढ़ निकलता है होता है, क्योंकि आप जितनी दफ़ा यस करते जाएंगे, ठीक है, वो लोग उनको लगेगा ये बंदा मेरा हर दफ़ा यस कर दे। ऐसा हुआ है, हमने ये चीज़ें फेस की हैं। इंसान की ऐसी पोजीशन हो कि वो ऑब्वियसली बॉस नहीं एम्प्लॉय है, तो वो किस तरह से एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकता है कि उसके लिए मुश्किल भी ना हो। देखें सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, दो तरह के लोग होते हैं। जो पहली दफ़ा पे ही ठा से जवाब देते थे मैंने ये नहीं करना, ठीक है, हमने ये सिचुएशंस देखी हैं। हम उनमें से वो थे जिस पे हर बात पे यस कह देते थे, ठीक है, कर लेते हैं, बाद में जाके कुड़ करेंगे एक चीज़ हमें बोल दी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी यस कि नहीं सर मैं ये नहीं कर सकता। और हमने ऐसे लोग भी देखे जो बॉस को कह देते थे बस मेरे पास और बड़े काम है, मैं हमने देखा और हम कहते थे ये कैसे कह देते हैं। नहीं सर, प्रिंसिपल्स को आई हैव सीन, अगर मैंने ना देखा हो तो देखे सर मेरे से बहस में नहीं, उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम उसको कहा नहीं जाता था काम। प्रिंसिपल हो या बॉस को भी तो अपनी इज्जत प्यारी है कि नहीं है। बाज़ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सर। मैं आप मेरी शायद इस बात से एग्री ना करें, बट आई हैव सीन दिस सिचुएशन, दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों ने शुरू से ही कहा कि वी कैन नॉट डू इट, उनको वो काम नहीं दिया जाता था। और जो ये कहते हैं कि हर दफ़ा हमें हिम्मत नहीं होती तो वी यूज्ड टू डू दैट वर्क, फिर अगली दफ़ा भी, आप में फिर थोड़ी सी हिम्मत होना चाहिए कि आप अपने बॉस से बात करेंगे एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस, देयर आर अदर पीपल आल्सो, प्लीज़ गिव देम दीज ड्यूटीज़। मुझे कोई मसला नहीं है, दैट आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। अगर आपके अंदर ये हिम्मत है, यस कम्युनिकेट। आप हम बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि वी वेंट टू द ऑफिस एंड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, टोन आ गई वहाँ। जब आप अकेले में कोई बात जब बताते हैं, समझाते हैं, अगले को तब समझ आती है। बाज़ दफ़ा बॉस भी ईगो पे आ जाते कि सबके सामने जब आप उनको कोई राय देते हैं ना तो थोड़ा सा वो कहते हैं अच्छा ये मुझे क्यों बता रहे हैं, मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर पता है। दे डोंट वांट टू लिसन समटाइम्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो करो। समटाइम इतने, मैंने कहा ना कि बॉस की भी बाज़ दफ़ा बड़ी तारीफ़ की जाती है कि वो बेस्ट हैं, और वो बाज़ दफ़ा कहते हैं अजीब बॉस मिले हमें। सिर्फ डिपेंड कि आपके सामने पर्सन कैसा है, आप में कितनी हिम्मत और ताकत है इस चीज़ को ना कहने की या वो चीज़ बताने की कि जी एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ सर आप उनको भी इन्वॉल्व करें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर लूँगा, बट एटलीस्ट आपको सबके साथ करवाना चाहिए। एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो रिजल्ट्स हैं उन तमाम चीज़ों के आप डाउनग्रेड करते हैं तो खुद ही एहसास होगा कि इसको 5 कम दें तो 6 नहीं होते। ये तो कोई सिस्टम ना होता। sometimes ऐसा ये भी बेस्ट तरीका है। सर डिपेंड्स के आप हैं कहाँ इस डिपार्टमेंट में सर। आप भी उसको लिंक कर रहे हैं। हाँ सर, ये एक खौफ बड़ा होता है ना, हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, हमारे अंदर एक ये खौफ बड़ा होता है कि हमने अगर ये कहा जी, मैम हार्ड वर्क करके ऊपर आया होता है, और एक ऐसा जो मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। नेपोटिज्म में मतलब कोई सिफारिशी है तो वो तो एकदम से झट से, और जो वही अभी आपकी वाली बात के जो मेहनत करके आगे अपनी एक पोजीशन, अपनी एक वैल्यू, अपनी उसने वो नज़र आता है, वो नजर आ रहा वो बिल्कुल नजर आता है। वो हार्ड वर्कर होता है वो अपने, और जो एक आया होता है तो वो झट से इनकार भी कर देता है कि वो ऑलरेडी एक हार्डर बिल्कुल ऐसा जो सिफारिश से आया है। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, वो टेम्प्रेरी तौर पर उस पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन आप बहुत अरसे तक उसको आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। आपका जो सही एम्प्लॉई है ना, देखें बॉस भी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी को, उसके इंस्टीट्यूट को नुकसान हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली एक वक्त आएगा कि वो कहेगा कि बस, क्योंकि उसको भी तो अपना एक इंस्टीट्यूट आगे लेकर जाना है, अपनी कंपनी आगे लेकर जानी है, अपना घर चलाना है। वो इतना अरसा तो किसी को कि कोई गलत काम किए जा रहा हो वो बर्दाश्त करें। एक पॉइंट आता है कि दे हैव टू टेल देम कि बस इट्स इनफ, अब हमें एक प्रॉपर बंदा चाहिए। जी सर। I have faced that kind of situation. So I was posted as a caretaker, and basically I was working in public sector. So I was working under the administrator in charge. So they were just putting that कि वो हमारी DG, now she become a DG, Madam Sayyida Najma. She is very kind and nice. But वो यही है ना कि भाई ये नहीं करते तो चलो आप करें। So even though I communicate with my administrator कि ये हमारा काम ही नहीं है पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हमको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, देन ही सेड कि आप जाओ और उन्हें बताएं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हाँ। एंड शी सेड कि कोई बात नहीं करना। नहीं, थोड़ा सा सर आप 2-3 दफ़ा और कहते तो उन्हें मान भी जाना होता है। बट फिर वो ये है कि पेशेंस, हार्ड वर्किंग, देन यू विल यू कैन टेल देम, आप एक ये भी उनको बता सकते हो कि आप इनको मेरे साथ थका दें,
ठीक है, हम दोनों मिलके कर लेते हैं, बजाय इसके कि अगर उसको काम नहीं आता इस वजह से उसको अवॉइड कर रहे हैं, या वो बिल्कुल ही जी मैं करना ही नहीं चाहता, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आप उसको कहिए इसको मेरे साथ करें ताकि काम भी सीख जाएं और मैं भी काम कर देता हूँ। देखिए, आप उनके सामने सिचुएशन रखें, ठीक है, हर दफ़ा कि वो आप ही काम करेंगे उस चीज़ को आपने उनको बताना पड़ेगा कि नॉट, इट कैन नॉट हैपन एवरी टाइम। आप उनको मेरे साथ कर दीजिए, एक के बजाय 2 लोग हो जाएंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से काम हो जाएगा, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ पे आ जाएगा। अच्छा जी, एग्जैक्टली। अच्छा, कोई कह रहे थे जी मिस? आजकल जो मेन कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स और बच्चों में है, स्पेशली मदर और बच्चों का जो सारा दिन कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें मदर जो होती है वो 5 स्टाइल्स को फॉलो करेगी बिल्कुल, सिचुएशंस को। तो मदर कौन से स्टाइल को ज़्यादा जो है ना उस पे रहेगी? देखें, मैं सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ कहती हूँ कि मदर्स को फ्रॉम द बिगनिंग अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, ठीक है। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, उस फ़र्ज़ में क्या आ जाता है, आप उनको बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हैं अच्छे, आप उनको पढ़ा रहे हैं, उसी टाइम पे सारा दिन गुजर जाता है। आप उनके साथ बैठ के कम्युनिकेट कब करते हैं? उनके बहुत से मसले मसाइल होते हैं, जिधर वो स्कूल से हो सकता है उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बहन भाई, आप उसको कब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? वो आपके पास बहुत दफ़ा आता है अपने मसले लेकर, आप कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी मैं काम कर रही हूँ। मैंने वही बात है कि हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं ना, सम टाइम हमने वो चीज़ें फेस की होती हैं लाइफ में। एज ए टीचर हमने जब बच्चों की ये बहुत सी चीज़ें देखी, और जब मैंने पेरेंट्स से कहा कि आप टाइम दिया करो, टाइम ही नहीं होता। मेरे पास एक बड़ा सेंटेंस हमेशा है, हमारे पास टाइम नहीं हो, टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। हाउसवाइफ तो कर लेती हैं, वो टाइम देती भी करती भी हैं, बात ये कि बच्चे लेट डाउन नहीं करते, लेट डाउन नहीं कर। देखें, मैं शुरू से, आप ये इंतज़ार ना करें जब वो 12 साल का हो जाएगा तो उसको बात समझ आना शुरू हो जाएगी, मैं तब स्टार्ट करूँगी। बच्चे की पर्सनालिटी मैम 4 years में बनती है। आपको बच्चा माँ को तो आँख खोलता है पहचान लेते हैं मेरी माँ है, उसकी आवाज़ से, उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं कि मेरी माँ है। ये कैसे हो सकता है वो आपको सुन ना रहा हो? 3 साल से 2 साल में तो वो बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं ना। आप उसके साथ छोटी छोटी कम्युनिकेशन तो करें। मैं ये नहीं कहती उसको बड़ी सियासी बातें उसके साथ शुरू कर दे, छोटी छोटी उसके लेवल, बट स्कूल जाने से पहले उसको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपने उसे, जब वो स्कूल से पूछें आपका दिन कैसा था। बहुत से मिसहैप ऐसे में जिसकी वजह ये थी कि उन बच्चों में इतना गैप था पेरेंट्स उनमें कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कभी पेरेंट्स से इस चीज़ को जिक्र किया जाए। बच्चे बहुत सी सिचुएशन से, वर्स्ट सिचुएशन से गुजरते हैं, लेकिन देर हैव नो वन टू शेयर दोज थिंग्स। किससे करें? क्योंकि वी हैवंट गिवन देम दैट कॉन्फिडेंस। हमने उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया होता कि वो आके अपने दिल की बात हमसे कह दें। मैंने इसके ऊपर एक सेशन यहाँ पे किया था कि आप बच्चे के साथ इतना ज़्यादा एक कम्युनिकेशन रखें, इतना उस लेवल पे आके उनके साथ रखें कि वो कंफर्टेबल हों अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करने के लिए, ठीक है, ताकि लाइफ में भी जब आगे जाएं तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर सकें। हम अपने बच्चे को ही इतना लेट डाउन कर देते हैं, इतना तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। वो लाइफ में उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, आई कांट डू इट। दोराहे जो है वो दिखा देनी चाहिए। बिल्कुल। What would be the result of this राह and this? यस, आप बताओ, अच्छा बुरा बताओ। मैं नहीं समझती कि माँ बाप की जो तरबियत है वो किसी भी वक्त पे जाके ज़ाया होती है। वो जब इस दुनिया में जाएगा उसे बहुत कुछ नज़र आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कदम ज़रूर रुक जाएंगे कि नहीं, मेरी माँ ने ये चीज़ नहीं बताई हुई, हमारे मज़हब में ये चीज़ नहीं है। सो ये चीज़ रखना और बच्चे को कॉन्फिडेंस देना कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस हो कि वो सिचुएशन को फेस कर सके। देखें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम्स जो हम लोग करते हैं, जहाँ पे बहस का, किसी चीज़ को ना मानना, किसी चीज़ को आप अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए बाज़ दफ़ा बहस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेनिंग हुई होती है बचपन से, ये उसका पार्ट होता है। आप बच्चे को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा दें, रिस्पेक्ट सिखा दीजिए, कम्युनिकेशन करना सिखा दीजिए, वो किस तरह से लोगों से बात करनी वो सिखा दीजिए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स खुद बहुत रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है जो पेरेंट्स के अपने बचपन में जो कॉम्प्लेक्सेस है वो चाहते हैं कि अभी वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, वो आप बच्चे में ट्रांसफ़र है, बच्चा आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैम, एक जो बात मुझे आपकी बहुत ही इफेक्टिव लगी है, सारा अच्छा कन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पे, अच्छा माहौल बना है, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है।
अच्छा हम क्या करते हैं, एक सेशन करते हैं बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का, कोई 1 माह बाद, फिर उसके बाद कहते हैं इसके रिजल्ट्स फौरी आना स्टार्ट हो जाए। मुझे ये लगता है कि कोई भी आपने अच्छी आदत भी डेवलप करनी है या आपने फ्यूचर के खदशात ही बच्चे को बताने हैं कि ये हो सकता है, अगर आप ये करोगे तो उसका आउटकम ये होगा। आपको लॉन्ग लास्टिंग चलना होगा, उसको स्टेप कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको। अब ये है कि जब अगर हम बच्चे को एक दिन कोई लेक्चर देते हैं, बात के बारे में बता रहे होते हैं, वो माँ समझती है शायद ये एक दिन समझ आएगा, वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, वो टेम्परेरी तौर पर उस पर असर ज़रूर होता है, लेकिन वो वापस अपनी दोबारा से डेली बेसिस पे फीडिंग अच्छा, मैं ये वर्ड जो है ना लेक्चर, जब हम लेक्चर का वर्ड यूज़ करते हैं तो बच्चे इससे बड़ा आवाज़ार होते हैं। माँ फिर लेक्चर देना शुरू हो गई। कॉन्वर्सेशन आप उसके साथ फादर्स भी यहाँ पे हैं, आप फादर की बड़ी कम मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन होती है, दे आर बिजी, वो ऊपर की बातें पूछ ली। होता क्या है कि हम लेक्चर देते हैं, पढ़ लिया करो, उसके देखो क्या नंबर हैं, तुम आगे कैसे अच्छा, जब आप जर्नल उनसे डिस्कशन करते हैं, जर्नल करें उनसे बात, मेरा दिन ऐसा था, आपका क्या किया, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और जो बात बताना चाहते हैं ना वो उस बात के बीच में लेकर आएँ। उनको ये ना लगे कि हमें फिर लेक्चर दे रहे हैं, उन्हें ये लगे कि हमसे बातचीत कर रहे हैं। जैसे आप दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, अब बच्चों के साथ भी कभी बातचीत करके देखें। Sometimes it happens that you face this type of situation that you want to say something openly. आपने वो situations छुपा के complications, ये सबसे गलत तरीका है, हम छुपा देते हैं। indirect way में हम जैसे आप कह रही हैं कि वो communicate करें, आप उसको डायरेक्ट नहीं कहें। देखिए, आपके कोई बात आप ऐसी बताना चाहते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, आप थोड़े से अल्फाज चेंज कर दें, बजाय इसके कि उससे हम उनके पेरेंट्स हैं, हमें उनसे शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों? इससे पहले कि उन्हें उनके दोस्त बता दें, इससे पहले कि वो टीवी से कुछ सुन लें, इससे पहले वो सोशल मीडिया पे कुछ देख लें, आप ओपन हो जाएं उनके साथ। एक वक्त आता है, जी बिल्कुल, एक वक्त आता है कि लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है बहुत सी चीज़ों पर, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपने पहले से हिस्ट्री में उनके साथ छोटी छोटी बातों पे कम्युनिकेशन की हुई, तो उन्हें ऑड ना लगे कि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा बात बताने लगे। ठीक है, फ़ौरन उनके ऊपर बारिश ना कर दे किसी चीज़ की, आप वो छोटा छोटा कतरा शामिल करते जाएं हर तरह की, जैसे गुड टच बैड टच है, ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। आप स्कूल गोइंग जब बच्चे होते हैं उनको बता दीजिए कि किसी के गोद में नहीं बैठना, किसी के साथ नहीं बैठना, किसी के साथ जाना। हम कहते हैं ना, हम सिर्फ इतना बताते हैं कोई टॉफ़ी ले तो मत खाना, और क्या नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? सॉरी बच्चों को किस एज में मतलब सर, जब वो स्कूल गोइंग शुरू हो जाते हैं ना, जब आपका बच्चा जब पहले ही जाता है स्कूल में, वो समझदार होता है। हमें 2 क्लास का बच्चा कुछ सुनेगा तो 2 क्लास के बच्चे बड़े समझदार होते हैं। मैंने उनके साथ पॉलिटिकल बातें भी की हुई और वो मेरे साथ इतनी ही बहस करते हैं। 2 क्लास का बच्चा, कभी सोचे कि उनकी अप्रोच कहाँ है। आजकल का बच्चे को माशाल्लाह सब इन्फॉर्मेशन है। आप ये मत सोचें कि ये इस एज पे पहुंचेगा तो मैं उसको ऐसी बातें बताऊंगी, लेकिन उसकी स्टार्ट छोटे लेवल से ही करें, ताकि उससे जब आपको वक्त आए कि उनको कोई बेसिक चीज़ें बताने का, तो उनको हेजिटेशन आपको भी ना और उनको भी ना सुनने में हो कि ये मुझे क्या आज चीज़ें बता रहे हैं। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, मैंने इस पर पहले भी डिस्कशन की हुई है, और ये पेरेंट हम जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पे बात कर रहे थे लेकिन यही चीज़ आ गई कि हाँ, लिंक कर जाती है कि ये पर्सनैलिटी बनाना माँ बाप का काम है, और ये छोटे लेवल से स्टार्ट करें, बिल्कुल इनिशियल लेवल, बड़े होने का इंतज़ार मत करें। आप घर में बहस कर रहे हैं ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके घर में चल रहा है, ठीक है, आपका बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सुन भी रहा है, वो लर्न भी कर रहा है। द वे यू टॉक ही विल टॉक, द वे यू बिहेव ही विल बिहेव। आप अगर सोल्यूशंस फाइंड करते हैं, वो भी सोल्यूशन फाइंड करेगा। आप टेंशन में रहते हैं, वो भी टेंशन में, एंड ही इज़ लर्निंग। क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आपको पता भी नहीं होता, आप बैठे गपशप कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें सुन रहे हैं, यू हैव नो आइडिया। सो फिर कहते हैं जी मेरा बच्चा तो ऐसे पता नहीं कहाँ से बातें सीख कर आ जाता है, यू हैव नो आइडिया कि जो आप ही को सुन रहा था। मैं हर तरह की चीज़, नॉट ओनली डोमेस्टिक, बहुत से इश्यूज़ हैं ख़ानदान के, स्कूल से। वो तो चले मैं कहूँगी कि टीचर का काम है कि वो देख रही है तो वो चीज़ को रिजॉल्व करे, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाना माँ बाप
और टीचर सबका काम है, हम सबका काम है। अपने पीयर ग्रुप से बहुत Exactly. जी, जी। सर आपने बात की कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अगर किसी शख्स की ये कम्युनिकेशन स्किल कोई इतनी अच्छी ना हो तो किस तरह कर सकते हैं? कम्युनिकेशन करने से, ठीक है। आप सिंपल रखें बात को। हमें देखें, बाद लोग कहते हैं जी मुझे इंग्लिश तो आती है लेकिन मुझे बहुत बड़े अल्फाज बोलने नहीं आते इसलिए मैं बोलती नहीं। मेरी उर्दू बहुत अच्छी लेकिन मुझे वैसे अल्फाज नहीं आते इसलिए। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रही, इट्स कॉल्ड ए कम्युनिकेशन। आप अपने दोस्तों से क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं ना, बातचीत करते हैं। आप कॉन्फिडेंस भी जो है वो जरूरी है। सर कॉन्फिडेंस आप देते हैं, हम क्या होता है कॉन्फिडेंस कहाँ पे ख़राब हो जाता है, शटर हो जाता है, गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है जब आप बिला वजह सबके सामने या आप उसको बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते ही नहीं हैं। वो बच्चा अपने दिमाग से एक बात कर रहा है और आप उसको कहते हैं कि नहीं मेरे सामने प्रोफेसरों वाली बात करो, बड़े लेवल की बात करो, तुम बच्चों वाली बात। कम्युनिकेशन और कॉन्फ्रेंस अब आते हैं जब आप वही बात के छोटे लेवल से कम्युनिकेट करना शुरू करें। अगर आप बच्चे की बात करें उनके साथ, कह रहे हैं कम्युनिकेशन किस, वो बच्चे की कम्युनिकेशन कह रहे हैं या अपनी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ? अपनी बच्चों के साथ या अपनी सबके साथ? अपनी सबके साथ वो कह रहे हैं। ये थोड़ी सी ठीक है, थोड़ा सा ये भी डिस्क्राइब कर दें क्योंकि बच्चों की बात हो रही थी तो उसमें आ गया। देखिए सर, मैं आपको एक मज़े को बताऊं कि आई वॉज़ वेरी शाय पर्सन। मेरा हाथ भी नहीं क्लास में खड़ा होता था कि मैं किसी को आंसर कर सकूं। कहीं से माय टीचर स्टार्टेड दिस कि जे तुमने लिखा है यहाँ पे आके रीड करो, ठीक है। अच्छा, फिर बात ये थी कि दूसरे से बात करते हुए शर्म आती थी। किस बात पे ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, किस बात की हेजिटेशन है, मैं इससे बात करूँगी तो वो क्या सोचेगा? हम ये क्यों सोचते हैं? हमारे ज़हन में ऐसी बात आती क्यों है कि मैंने अगर बात की तो क्यों मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? ये बात तो लिखी पड़ी है कि ऑथेंटिक प्रूव्ड है कि आपके पास नॉलेज है और नॉलेज कम है, कम से स्टार्ट कर लें, दो लाइनों से स्टार्ट कर लें। अच्छा, मैं बड़ी परेशान होती थी, अभी काफ़ी ज़्यादा मेरी एज हो गई, आई एम गेटिंग मैच्योर, तो मैंने कुरान पाक का एमफिल लिंग्विस्टिक कर लिया, पीएचडी तक पहुंच गई, कुरान पाक को मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा। अच्छा, मैंने बस स्टार्ट कर दिया कि मैंने रोज़ की 2 आयात पढ़नी है, लाज़मी, है, बिल्कुल। उसका उर्दू इंग्लिश तर्जुमा मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, करना ही करना है। वहाँ पे मेरी ये भी था, अच्छा मसरूफियत है, एज में उम्र के किस हिस्से में पढ़ूंगी, ये होता था। बस अब स्टार्ट कर आप स्टार्ट कर दें, नॉलेज आपके पास होगा तो कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली। हाँ, रीड, अच्छा वही बात, रीड मोर बुक्स, ठीक है। लेकिन बात हुई कि एक पॉइंट होता है ना, मैं इससे बात कैसे स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पे आकर सबके सामने बात कैसे करूँ? आपको जिससे सबसे ज़्यादा हेजिटेशन होती है ना बात करने से, उसी के पास जाए और एक टॉपिक ढूंढ लीजिए कि मैं आज इस टॉपिक पे बाद में वेदर पे बात कर लेता हूँ। स्टेज पे आए हैं वो पहले 2-3 मिनट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उसके बाद जब वो चलते हैं फिर वो सही हो जाते हैं। कहाँ पर सर? स्टेज पे आप आए हैं। सर देखें, दुनिया का बड़े से बड़ा शख्स भी यहाँ से आने पहले उसकी दिल की धड़कन तेज़ होगी, ये मानी हुई बात है। हाँ, बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसकी हार्ट बीट तेज़ ना होती हो, वो आप लोगों की भी सबकी होती है फॉर अ टाइम बिंग। तो आपने देखा होगा कि फ़ौरन कोई बोलना नहीं शुरू कर देता, वो क्या करते हैं, दे टेक टाइम। एक और आपको बहुत अच्छी, इस रूम से एंटर होने से पहले आप 3 डीप ब्रेथ लें, रोक लें। आपकी जहाँ हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी ना, आप नॉर्मल हो जाएंगे। बाद में लोग क्यों नॉर्मल हो जाते हैं? क्योंकि उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई होती है। जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो आपकी वॉइस शिवरिंग हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, ठीक है। वो आपका उससे ये नहीं होता कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ये हर एक के साथ होता है। सो स्टेज पे आने से पहले उन्हें पता होता है कि हमें अभी कॉल करने वाले हैं, वो स्टेज के पीछे खड़े हैं या चेयर पे बैठे हैं। सो वो अपने आप को उतनी देर में रेडी कर रहे होते हैं कि आई हैव टू गो। वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस हर एक चीज़ के लिए, टेक डीप ब्रेथ, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को पहले नॉर्मल करें और रेडी करें कि आई हैव टू गो। जब आप आते हैं स्टेज पे भी तो फ़ौरन मत बोलना शुरू करें, ऑडियंस को देखें, थोड़ा सा टाइम लें एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। अपने आप को पहले नॉर्मल करना ज़रूरी होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन शुरू में हो सकता है वो 5 मिनट्स तक आप नॉर्मल ना हो, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ शुरू हो जाती है अब कम होना। ये नेचुरल है, ये नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल। हाँ बिल्कुल, हो सब वही मैं अक्सर कहती हूँ, हो सकता है मैं यहाँ बड़ी कॉन्फिडेंस है लेकिन अगर मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज़ चल रही हो। हमने स्पीच करनी हो, मैं टाइम 5 मिनट का मिले तो 5 मिनट में लग जाए। 5 मिनट जो टाइम है ना, उस पे स्टेज पे आने से पहले आपने थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। देखिए ऐसे आप बैठे हुए हो ना तो लाइक स्टॉप देयर,
release. Then again take stop and release and calm down and आप को कि I can do it, nothing will happen. मैम लेकिन ये भी तो होता है ऑडियंस नहीं देखें, मैं यहाँ पे आई हूँ. फर्स्ट टाइम आप इस तरह से आ रहे हैं और अगर क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस लैग कर जाएंगे सब। नहीं मैम, थोड़ा सा टफ होता है, इट टेक्स टाइम. लेकिन एक आध दफा होगा, उसके बाद फिर आपको होगा नहीं, आप इसको इम्प्रूव करते करते आप इम्प्रूव हाँ, कर जाते ठीक है. सो यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, जस्ट स्टैंड एंड सी द ऑडियंस. अच्छा जी, द थिंग इज कि हम बात क्या कर रहे थे? ठीक है, ओके. अभी नहीं, आप मुझे एक एक चीज़ बता दी कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस सेशन. आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, व्हाट वी नीड टू डू? आपको क्या समझ आया? मुझे लगा कि कुछ समझ नहीं आया. कुछ कहना चाहेंगे सर? कम्युनिकेशन अच्छी हो तो मैनेज हो जाए. कम्युनिकेशन, गुड लिसनर, दो चीज़ें, एंड पेशेंस. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है. पेशेंस होगा तो आप अगले की बात एक्टिवली सुन सकते हैं. अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ठीक है. हम बहुत जज्बाती लोग हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं चीज़ों के अंदर, ये सोचे समझे बगैर कि अगले की पोजीशन क्या है, ठीक है. अगर आपको सब बहुत गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले अवॉइड कर दें चीज़ों को, काम डाउन हो जाए, खामोशी इख्तियार कर लीजिए. अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन में मैं कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ तो डू दैट ऑल्सो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इज़्ज़त पे. हो सकता है आपकी इज़्ज़त बढ़ी जाए जब आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं. एनीथिंग जो आप कोई आज परसीव किया इससे. What I've learned from your session, इसमें जो सबसे बुनियादी जो मैं सोच रहा था, साथ प्रोसेस कर रहा था, एक तो ये कि आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ. मुझे मेरे पेशेंस है, एग्जैक्टली, या मैं एग्रेसिव हूँ और मैंने अवॉइड करना है, एक ये. और उससे भी बुनियादी ये है कि जो इंसानी मोहब्बत है, यस, अगर वो आपके पहले दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड ये है कि अकोमोडेट कर लें चीज़ों को. यस, आपने सिचुएशन में जिस तरह भी जा रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में आपको कंपीटिंग भी होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. आपका मेरा एक छोटा सा, मैंने किसी को गाड़ी रेंट पे दी, वो उसने चोरी करवा दी, फिर एट दैट टाइम कंपीटिंग होना पड़ा. हाँ, लेकिन जब मिल गई फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा. हाँ, बिल्कुल. देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ये आप कोशिश करें इनको डिफरेंट सिचुएशंस पे ही इस्तेमाल करें. बेस्ट ये कि अगर आपको ये 5 पता हो, हाँ, उसका फायदा ये है कि आपको सिचुएशन को हैंडल करने में कर लेंगे कि मैंने काम पे क्या, कहाँ पे क्या करना है, मैं किस. जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस. जी. Although I would say it's just refresh my management skills. Although I have been working somewhere, but वो कहते हैं ना कि पाँच मिल जाए तो उड़ना आ जाता है. तो today it was just like that. कि we have recollect all that things that we are somewhere doing or have done. So this is wonderful, as you did in a very generous and intelligent way. So I have learned. Thank you sir, very nice. जी sir. मैं ये समझाऊँ कि अपने किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है. बिल्कुल. तो जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं और हम जल्दी बिल्कुल जज कर सकते हैं. चीज़ प्रोलॉन्ग नहीं होती है ना ज़्यादा. रिएक्शंस को बिल्कुल, एग्जैक्टली. सर एंड में कोई करना चाहें बात? एनीवन? Okay, but I understood कि active listening is the most important manage the conflict. क्योंकि जब काफी लोग जब सुनते हैं तो वो उनको तूफान चल रहा होता है. बिल्कुल. They are just listening, but they are not actively listening. Exactly. So in order to manage the conflict, what is required कि आप अंदर ही सोच सकते हो. बिल्कुल. And that's how you can manage the conflict. Very well. But we are listening, but they are just listening. Yes. और मुझे तो पूरा एक argumentative sort of. Exactly. So they are not listening for the sake of learning. उसको सुन के अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very nice. Listening for the sake of giving their own opinion and their own argument. Very nice. But if you really want to manage the conflict, what you're supposed to do that first calm down from inside and then start listening. Yes. And that is something that I need to work on. Very valid point. Very nice. Thank you so much. कि अगर आप खुद अंदर से पीसफुल हैं तो वो फिर जो उसका आउटकम है वो बड़ा पीसफुली आता है. अगर आपके अंदर ही ये एग्रेशन है, अगर आपके अंदर ही यू आर नॉट बाज़ लोग अंदर बड़े भरे हुए होते हैं,
तो वो एग्रेशन भी बाहर आ जाता है उनका, वो बजाय इसके कि सोल्यूशन के बजाय वो एग्रेशन बाहर आ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात कि पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी लिसनिंग पावर क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस। फिर आप उस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी पोजीशन पर हैं, ठीक है, हाई पोजीशन पे, लो हैं, हाउस वाइफ हैं, वट एवर योर पोजीशन यू कैन मैनेज। और ये मेरे ख्याल में बड़ा स्मार्टली है, अगर हम चीज़ों को करना शुरू कर दें तो हालात मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। एनीवन फ्रॉम हेयर, कोई भी, चलें लास्ट आपके तक कर लेते हैं। ऐसा है कि इंसान, मुझे जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन अब तक है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम किसी इदारे को रन कर रहे हैं तो हम सुपरवाइज़र हैं या हम लीडरशिप में हैं, बिल्कुल, तो ही वो चीज़ें हमें हैंडल करना है। ये मैंने सीखा कि आप लीडर एक घर में भी होता है, एग्जैक्टली, ठीक है, लीडर एक सोसाइटी में भी, यस, बहुत सी शॉप्स हैं, शॉपकीपर एक लीडर हो सकता है, प्रेसिडेंसी हो सकती है। तो ये स्किल्स जो आज हमने यहाँ पे सीखी हैं दैट आर रियली रिमार्केबल कि हम इनको अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करें, बिल्कुल, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं ऑल द हर्डल्स दैट वी हैव एंड वी आर फेसिंग। वेरी नाइस। और इसके बाद जब आप जाएंगे एक दफ़ा इनको रिकॉल ज़रूर कीजिएगा और उन सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं। ये नहीं कि आज का आपका सेशन हुआ और आप जाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं इससे बेटर चीज़ें कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है, लेकिन वही बात, जी सर। सो जस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनसाइट पता तो थी। बिल्कुल, मैंने आपसे शुरू में कहा कि वी आर ऑलरेडी डूइंग, आज सिर्फ एक जर्नली वी वांट टू डिस्कस, फ्रेश हो जाता है माइंड, रीडिंग करके खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह ये डिस्कशन, यस, ये बहुत मैटर करती है, बिल्कुल। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने बताया और जैसे सबने अपने अपने हाउसवाइफ ने अपने और प्रोफेशनल्स ने अपने अपने दिए, तो ये चीज़ बहुत सर यही बात है, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू पीपल, यू आर लर्निंग, हम एक दूसरे से ही सीखेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो वेरी मच यहाँ पे आने के लिए, सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, और विशिंग अ वेरी बेस्ट लाइफ अहेड। खुश रहिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।